स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। मालेगांव ब्लास्ट केस में जब कोर्ट का आदेश आया और आरोपियों को बरी किया गया तो उसके बाद जो खुलासे हो रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं और वो ये भी बता रहे हैं कि किस तरीके से उस वक्त जो पावर में थे उस पावर का मिसयूज कर रहे थे। हालांकि अभी खुलासे हो रहे हैं, उनकी जांच होनी है। जो अब आरोप नए नए लग रहे हैं वो चाहे साध्वी प्रज्ञा की तरफ से बात कही जानी हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेने के लिए कहा गया, योगी आदित्यनाथ को फंसाने के लिए कहा गया, या फिर पूर्व इंस्पेक्टर मुजावर का बयान हो कि मोहन भागवत को गिरफ्तार करने तक का दबाव परमबीर सिंह ने बना दिया था। अब उनको किससे आदेश आया था, यह सब जांच का विषय है। लेकिन जो बातें कही जा रही हैं उस पर अभी दूसरी तरफ से खामोशी है और इसी पर चर्चा करेंगे हम और तमाम बयान भी सुनाएंगे आपको। चर्चा की शुरुआत पंकज प्रसून से ही करेंगे, वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़े हैं। पंकज जी, ये कैसे कहा जा रहा है कि कांग्रेस और लेफ्ट का इकोसिस्टम जो है उसमें खलबली मची हुई है मालेगांव ब्लास्ट के आरोपियों के बरी होने और फिर तमाम बयान के बाद? देखिए, मालेगांव केस जो था ना, वो आजादी के बाद हिंदू धर्म, हिंदू संगठनों, उनके लिए काम कर रहे नेताओं को बर्बाद करने, उन्हें बदनाम करने का सबसे बड़ा मास्टर प्लान था सरकार की ओर से। यह सच्चाई है। और यह बात ऐसा नहीं कि आज आई है, उस वक्त भी यह बात आई थी। आज तो ठीक है, सरकार बदल गया है, बहुत सारे लोग कहेंगे कि गवर्नमेंट बदल गया इसलिए ये कर रहे हैं। जैसे कि देखिए, मुंबई में जैसे ही अटैक हुआ पाकिस्तानी टेररिस्टों ने किया, वैसे ही दिग्विजय सिंह ने यह कहना शुरू कर दिया कि आरएसएस के लोगों ने मुंबई हमला कराया बिना किसी जांच पड़ताल के। दिग्विजय सिंह ने यहां तक कहा था कि ये भगवा आतंकी लोग शामिल हैं होटल ताज, ट्राइडेंट वगैरह पे हमले में। जो समझौता ब्लास्ट हुआ ना, सबसे बड़ा आतंकी संगठन किताब की विमोचन हो रही थी, कसाब को कलावा दिखाकर 26/11 के बाद कहा गया कि भगवा आतंकवाद का वो अगुवाई कर रहा था। सिर्फ एक संगठन नहीं, जो भी उस वक्त हिंदुओं के लिए काम कर रहे थे या हिंदुओं के लिए बोल रहे थे या जो भी राइट विंगर्स थे, जो भी बड़े चेहरे थे, सबको फंसाने की कोशिश थी इन सारे में, अलग अलग घटनाओं में। जैसे समझौता एक्सप्रेस में किसी को, ब्लास्ट कांड में किसी को फंसाने की कोशिश थी, किसी को मालेगांव में, किसी को मुंबई हमले में। और यह सरकारी स्तर पर चल रहा था, केंद्र सरकार के स्तर पर। जब देश का गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ये कह रहे हैं ऑन कैमरा कि मैं तो भगवा आतंक का नाम नहीं लेना चाहता था लेकिन मेरे ऊपर प्रेशर था, तो बताइए गृह मंत्री के ऊपर किसका प्रेशर हो सकता है? जाहिर तौर पे उस जमाने में मनमोहन सिंह का प्रेशर तो मानते नहीं थे ये सब, तो और किसका प्रेशर होता? ये इटालियन क्रिश्चियन फैमिली का हो सकता था। ये गेस हम कर सकते हैं ना कि देश के गृह मंत्री से ज्यादा पावरफुल उस वक्त और कौन था? प्रधानमंत्री कमजोर थे। तो लोग सवाल तो कर ही सकते हैं ना कि सोनिया गांधी और वेटिकन लॉबी, मिशनरी लॉबी ने मिलकर यह प्लान रचा था कि जितना हिंदुओं को बदनाम कर सको उसका मनोबल तोड़ो। कह सकते हैं कि नहीं? और उस वक्त सिर्फ हिंदू बदनाम नहीं किए गए, उस वक्त मुसलमान भी बदनाम किए गए। आपको क्या पता है कि यूपीए शासनकाल में सबसे ज्यादा मुसलमानों को जेल में डाला गया और बाद में उनमें से बहुत सारे लोग रिहा हो गए। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये इकोसिस्टम को क्यों हिलाया? मुसलमान और हिंदुओं को लड़ाकर कोई इस देश पे राज करना चाहता था और यही पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल है। और कौन राज करना चाहता था? आप समझ रहे हैं, इस चीज को नाम लेने की जरूरत नहीं है। इस देश में हिंदू और मुसलमानों की लड़ाने की साजिशें 1857 के बाद से लेकर 2014 तक किसने रची है? ये आप एक एक दंगों का जब आप पोस्टमार्टम और उसके बारे में पढ़ना शुरू कीजिए तो सब समझ में आ जाएगा। मुसलमानों को यह बताया गया कि तुम्हारी दुश्मन आरएसएस वगैरह है और हिंदुओं को यह बताया गया कि जो इस्लामिक आतंक है ना, इसकी वजह से यह है। इसे कहते हैं द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। और मालेगांव ब्लास्ट इसकी एक सिर्फ सिंगल कड़ी थी, आज भी वो जारी है, आज भी जारी है। बिल्कुल। आज ही जितेंद्र आह्वाड हैं, एक नेता हैं शरद पवार गुट के, वो कह रहे हैं कि सनातन ने इस देश को बर्बाद कर दिया। सोचिए, 80% जनसंख्या है हिंदुओं की। यह अलग बात है कि उसमें से अधिकांश हिंदू नहीं है, नाम के कारण गिन लिए जाते हैं, लेकिन सनातन ने इस पूरे देश को बर्बाद कर दिया, ये एनसीपी का नेता बोल रहा है।
और ऑन कैमरा बोल रहा है। सनातन पर तो टिप्पणी करने वाले इस देश में तमाम विरोधी हों, चाहे उत्तर प्रदेश में आप स्वामी प्रसाद मौर्य चले जाएं, चाहे फिर आप नहीं, वो ये सारा राजा के एक ही पास चले इकोसिस्टम है। जाएं, स्टालिन के बेटे के पास चले जाएं, खड़गे प्रियांक खड़गे के पास चले जाएं, सब ने, प्रकाश राज हों, शिवानंद तिवारी हों, सब हैं उस लाइन में बोलने वाले। ये सारा एक ही इकोसिस्टम का पार्ट है। आप नाम ले रहे हैं अलग अलग, लेकिन ये जो एक इकोसिस्टम इस देश में काम कर रहा है ना, तो इस देश के सभ्यता को, इस देश की परंपराओं को नीचा दिखाओ, लेकिन इस यही देश के यही हिंदुओं को लोग, नीचा दिखाओ। पंकज जी मैं बयान सुनाऊंगा, लेकिन यही लोग हैं जो कि भगवा आतंकवाद का शब्द गढ़ रहे थे, लेकिन आज ये लोग ये मानने को तैयार नहीं हैं कि पहलगाम में आतंकी पाकिस्तान से आए थे। नहीं, मणिशंकर अय्यर ने तो साफ कह दिया कि पाकिस्तान चिदम्बरम ने कह दिया, मणिशंकर अय्यर ने भी कह दिया, चिदम्बरम ने कह दिया। तो ये लोग न भारत के हैं, न हिंदुस्तान के, न हिंदुओं के, न यहां की परंपराओं को, और इन लोगों ने इस देश के मुसलमानों के एक टूल की तरह इस्तेमाल किया है। हमेशा से उन्हें डरा कर रखा, कभी कोई उनके लिए काम नहीं किया, उनको उनके रिलीजन की वजह से वोट लेते रहे। कि जैसे गांव में कहानी पढ़ते थे ना कि भेड़िया आया वाला, वो भाजपा आया कह के 70 सालों तक मुसलमानों को डराते रह गए। ठीक है, और आपको एक बयान सुनाते हैं। महाराष्ट्र एटीएस के पूर्व इंस्पेक्टर महबूब मुजावर ने क्या कुछ कहा है, वो बयान सुनेंगे तो उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और आप भी चौंक जाएंगे कि क्या साजिश ने रची गई थी। सुनाइएगा। मेरे जो इंचार्ज थे मोहन भागवत के बारे में या मेरे तपास के बारे में, वो परमवीर सिंह और उससे भी हायर अथॉरिटी जो थे उनका आदेश था, और उनके आदेश के मुताबिक मेरे को महाराष्ट्र में से 10 कर्मचारी मेरे मदद के लिए दिए गए थे। सर्विस सीक्रेट फंड में से मेरे को पैसा दिया गया था। एटीएस की तरफ से ऑफिशियल मेरे को रिवॉल्वर दिया गया था, और जो भी जाने आने के लिए वारंट जो रहते वो भी दिया गया था। इस तपास के अंदर मैं इंदौर, अजमेर, नागपुर, बेलगांव, गोकाक वगैरह ठिकान जाके मैंने तपास किया। ये तपास करते वक्त उन्होंने जो आदेश दिया था मोहन भागवत जी के बारे में, वरिष्ठ अधिकारी थे वो, मोहन तुम्हारे परमवीर सिंह के अलावा और वरिष्ठ अधिकारी थे। उनका कहना ऐसा था कि पहले जाके मोहन भागवत को मिलके क्या तो उनका डिस्कशन हुआ है, अब तुम जाके उनको उठा के लाओ, ऐसा आदेश था। वो भयानक झूठे जो तब उस एक कंसेप्ट निकल के आया था तब, भगवा आतंकवाद के नाम पे ये तपास चल रहा था। तपास जो करना चाहिए वो नहीं हुआ। भगवा आतंकवाद, हिरवा आतंकवाद, ये था, ये गलत था, झूठ था। पंकज जी सुन रहे थे आप एटीएस के पूर्व अफसर को। आप बताइए, ये अफसर तो मुसलमान हैं, इन्होंने ये सारी बात कही है। लेकिन मोहन भागवत को गिरफ्तार करने के लिए क्यों आदेश थे? नहीं, कर ले आओ। सारे हिंदू संगठनों को, जो भी इनको पॉलिटिकल अपोनेंट रहा, आइडियोलॉजिकली इनके विपरीत रहा, लेकिन मोहन भागवत अगर गिरफ्तार होते तो प्रज्ञा ठाकुर से ज्यादा माहौल बनता ना। बिल्कुल, इसलिए तो किया ही था। भगवा आतंक, अच्छा इनकी मेंटेलिटी आज भी नहीं बदली। उस वक्त भगवा आतंक कह रहे थे, आज सनातन आतंक कह रहे हैं। द फैक्ट इज कि दे हेट्स हिंदू, और यह बात प्रणब मुखर्जी ने अपनी किताब में यह कहा है कि सोनिया गांधी और उसका परिवार हिंदुओं से बेइंतहा नफरत करता है। अब क्यों ये प्रणब मुखर्जी ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। उन्होंने अपनी बताइए, जो प्रणब मुखर्जी जीवन भर इनके सबसे करीब रहा, अगर वो लिख रहा है यह परिवार हिंदुओं से बहुत नफरत करता है, तो हमारे आपके जैसे लोग क्या करें? सच्चाई है कि नहीं, लिखा या नहीं? और मैं एक बात बताता हूं, जब यूपीए की सरकार थी तो एक बिल लाया था इन्होंने आखिरी दिनों में। उस बिल में क्या था पता है? कि देश में कहीं भी दंगे फसाद हो, दोषी सिर्फ हिंदू होगा। हाँ, मुआवजा दिया जाएगा मुसलमानों को। नहीं, मुआवजा नहीं, सिर्फ और सिर्फ हिंदू ही दोषी होगा, कोई भी दंगा करता है। नहीं, अभी तैयारी कर्नाटक में भी ऐसे ही कह रहे हैं, रोहित वेमुला एक्ट लाकर कर्नाटक में भी कुछ ऐसी ही तैयारी की जा रही है।
वो नाम लेते, देख एक चीज और, ये बड़े होशियार हैं, इनको फैलाना होगा नफरत और नाम लेंगे मोहब्बत की दुकान। इनको रखना होगा हिंदुओं से घृणा और कहेंगे कि दत्तात्रेय ब्राह्मण। ठीक है, लेकिन ये जो और मैं जो जो महबूब मुजावर कह रहे हैं मोहन भागवत की गिरफ्तारी पर, क्या वो केवल परमवीर सिंह के आदेश थे, एटीएस प्रमुख के, नहीं या फिर नहीं, ऊपर नहीं, से आदेश थे? परमवीर सिंह के आदेश नहीं थे। उस वक्त के गृह मंत्री का बयान सुन लीजिए, उस वक्त दिग्विजय सिंह का बयान सुन लीजिए, जितने बड़े नेता हैं उनका बयान सुन लीजिए, पी चिदम्बरम का बयान सुन लीजिए। ये सारे के सारे लोग एक स्वर में भगवा आतंकवाद, हिंदू टेरर की बात कर रहे थे। अच्छा, एक मैं इस देश के लोगों से हाथ जोड़ के पूछता हूं, दुनिया में कहीं भी कोई ऐसी आतंकी घटना बताइए कि जहां हिंदू गए और वहां बस स्टैंड में बम फोड़ दिया या रिलीजन के नाम पे किसी को मार दिया। दुनिया भर में कहीं कहीं एक घटना नहीं मिलेगी। इस देश में जानबूझकर हिंदुओं को थोड़ा सा पीछे धकेलने के लिए, उनका मनोबल तोड़ने के लिए ये साजिश है। इसलिए ये इकोसिस्टम परेशान है। आज जानते हैं इनका क्रोध देखिए, और इनका क्रोध इस बात से है कि बस कैसे ये हो गया। अगर ये सक्सेस हो जाता ना, मैं रोहित बता रहा हूं, अगर मालेगांव की कॉन्स्पिरेसी और अगर ये मुंबई में वो कसाब नहीं पकड़ा जाता, तो दिग्विजय सिंह ने तैयार बैठे थे वो आरएसएस और ये हिंदू संगठनों की साजिश बताने की, तब क्या होता जरा सोच के देखिए। पूरे देश में ये ब्रांड करते कि हिंदू जो है वो कट्टर होता है, आतंकवादी होता है। जिनको हाफिज में जी नजर आए और साहब नजर आए, वो ऐसे शब्दों को गढ़ने में पीछे नहीं थे और उन्होंने गढ़ा बहुत प्लानिंग के साथ। अब प्रज्ञा ठाकुर ने क्या कुछ कहा है आरोपों से बरी होने के बाद, एक छोटा सा बयान है, वो सुनिए। 13 दिनों तक तो उन्होंने गैर कानूनी तरीके से मुझे रखा, परंतु टॉर्चर तो उन्होंने अपनी कस्टडी में 24 दिन किया है, क्योंकि मुझे 24 दिन कस्टडी में इन्होंने रखा, 13 दिन इलीगल और 11 दिन लीगल। उस समय परमवीर सिंह ने भयंकर अत्याचार किए हैं, जो कहने में भी नहीं आते ऐसे अत्याचार, क्योंकि शब्दों की भी मर्यादा होती है, और वो अत्याचार परमवीर सिंह ने किए हैं। प्रज्ञा ठाकुर को आप सुन रहे थे। पंकज, इस पर क्या टिप्पणी आपकी? प्रज्ञा ठाकुर के साथ क्या हुआ, मैं उस वक्त इनकी उम्र कितनी होगी, मुश्किल से आई थिंक अंडर 20 थी। इनके साथ क्या किया गया पता है? एक महिला साध्वी को बिना कपड़ों के सेल में रखा गया, इनको गंदी फिल्में दिखाई गई, इनको पुलिस वालों ने, मर्द पुलिस वालों ने अपने बूटों से ऐसा मारा कि रीढ़ की हड्डी टूटी। आज भी ये चल नहीं पाती बढ़िया से, सिर्फ इसलिए कि ये नाम ले ले, ये बड़े, ये मोदी का नाम लेने के लिए। आज प्रज्ञा ठाकुर की एज लगभग 37-38 साल के आसपास थी। जो भी रहे, तो यंग साध्वी के साथ जो किया गया था उस वक्त, आप सोचिए कि जबरदस्ती पुलिस उठाती है और उसको मार मार के ये कहती है कि तुम बड़े नेताओं का नाम लो कि वो शामिल थे मालेगांव ब्लास्ट में, और नहीं करोगे। अच्छा बताइए, एक साध्वी को अश्लील फिल्में दिखाई जा रही हैं, उनके कपड़े उतारे जा रहे हैं पुलिस कर्मियों के सामने, उनको ठंडे फर्श पे लिटाया जा रहा है और बूटों से मार रहे हैं। अब बताइए क्या नजारा होगा। ये राक्षस हैं, शैतान, बिल्कुल, जो ये करने वाले थे। एक आम इंसान नहीं कर सकता, वही ये कर सकता है। कई बार रो भी पड़ी कि मेरे पेट पे लात मारा गया, सीने पे मारा गया, मेरे साथ बर्बरता की हद पार की गई। अरे अगर आरोप लगाया, आरोप पे गिरफ्तार कर लिया, तो इस तरीके से टॉर्चर किया जाता है? आपको लगता है कि ये केवल एटीएस का ही पूरा दिमाग रहा होगा इस तरीके से टॉर्चर करने का, या फिर आदेश रहे होंगे? नहीं, ऊपर से आदेश था, ऊपर से आदेश था। हर वैसे मामले में जहां कोई इस तरह की घटना होती थी, इन लोग इन मोमेंट ऑफ सेकंड सीधे बोलते थे कि ये हिंदुओं की साजिश है। इस हद तक नफरत करते हैं ये लोग। और ये जितने नेता हैं ना, पूरा मकसद था भगवा आतंकवाद शब्द स्थापित करना, कि हिंदू भी आतंकवादी होता है। पूरा मकसद था हिंदुओं को नीचा दिखाना, कि तुम मतलब कि हमारे सामने कुछ नहीं हो। जब दिल करेंगे तुम्हें उठा के जेल में बंद करें, ज्यादा तड़फड़ाओगे, मारेंगे, कन्वर्सन तुम्हारा होता है, होने दो, तुम्हारी बहू बेटियों को ले जाता है, ले जाने दो, पर बोलना मत एक शब्द, खामोश रहो, क्योंकि हम राजा हैं इस देश के। ठीक है, अरविंद सावंत को सुनते हैं। मैं आपको बताऊं एक बात जी, लास्ट, ये जितना नफरत ये सोनिया गांधी और उसके बेटे इस देश से करते हैं ना,
ये सारा सबूत है, एक एक करके देखिएगा, बहुत सारे ऐसी ये तो घटनाएं आरोप हैं। बीजेपी लगाती रहती है। अभी हाल फिलहाल में मैंने एक पॉडकास्ट बीजेपी देखा, क्या? उसमें अच्छा, बीजेपी के ये प्रवक्ता बीजेपी कह रहे वाले थे कि राहुल गांधी खतरनाक है देश के लिए। ना, ये ना, हमारी ना, ना, बातें ना, नहीं है, बीजेपी की तरफ से जो कही जाती हैं उन्हीं आधार पर बात कर रहे हैं। बाकी सुनाइएगा अरविंद सावंत क्या कुछ कह रहे हैं। अरे छोड़ो यार, अभी बोलू ना तो मीडिया है। तेरी जबान किसने बंद रखी थी क्या? आज बीजेपी का बन गया तू? किसी का भी बात बन, ना बीजेपी का बन, ना कांग्रेस का बन, सच्चाई का बन। सत्य क्या है वो बोलो। आज बोलते हो ये ऐसे लोग कमीने होते, अभी जानबूझकर बोलता हूँ। जाओ, अरे छोड़ो यार, अभी बोलू ना तो मीडिया है। तेरी जबान किसने बंद रखी थी क्या? आज बीजेपी का बन गया तू? किसी का भी बात बन। पंकज जी, अरविंद सावंत का क्या कहना है? अरविंद सावंत उस वक्त बाला साहब ठाकरे की शिवसेना में थे और इन्होंने भगवा आतंक का विरोध किया था। आज ये उद्धव ठाकरे की शिवसेना में है और मीडिया को कमीना बोल रहे हैं। बस इतना ही फर्क आया है इनके स्टैंड में। ये है असली नेताओं का चरित्र। उस वक्त हिंदुवादी नेता हुआ करते थे, आज देखिए क्या बोल रहे हैं। अच्छा, मालेगांव ब्लास्ट में जब बरी हुई साध्वी प्रज्ञा और सभी तमाम जो हिंदूवादी पहले हुआ करते थे, अब जिनका विचारधारा बदल गई है, सत्ता के लिए दूसरी तरफ चले गए, वो लोग खामोश बैठे, उन्होंने कुछ प्रतिक्रिया नहीं दी। बोलेंगे भी नहीं। बाला साहब ठाकरे का कम से कम बयान ही दोहरा देते उद्धव ठाकरे। नहीं करेंगे ना। ये देखिए, आइडियोलॉजी कुछ नहीं होता, सत्ता सुप्रीम होता है। ये इन्होंने दिखाया और साबित किया है। ठीक है, लेकिन और सारी बातें फिर भी आपस अगर में लोगों को बांटने के लिए है। ये मराठीवाद, ये हिंदूवाद, वो बता रहे हैं उद्धव ठाकरे। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने तो कहा, जैसे ही बरी हुए, जैसे ही फैसला है, देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भगवा के साथ आतंकवाद जुड़ ही नहीं सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में खड़े होकर कहा कि हिंदू कभी आतंकवादी हो ही नहीं सकता। डंके की चोट पर कह रहा हूं, सदन की पटल पर कह रहा हूं। तो मैं एक बात और बताता हूं कि महाराष्ट्र में चूंकि इनकी सरकार है, इसलिए इस तरह का लाइन ले सकते हैं। और छत्तीसगढ़ में जब वो जबरदस्ती कन्वर्ट कराने वाली जो दो नन्हे रिहा हुई, तो ये रिसीव करने पहुंचे थे उनको। मैं किसी एक पार्टी के बारे में पक्ष और विपक्ष में नहीं बोल सकता। सुविधा अनुसार ये भी उसी तरह की राजनीति करते हैं, सबका साथ, तो पसमानदा सम्मेलन, तो मोदी भाईजान, तो ये केरला के नर्सेज को रिहा करवाने के लिए। मत मानिए, मैं बोल रहा हूं, ये किसी तरह चुनाव जीतना और सत्ता पाना है। कोई किसी के लिए, मैं बता रहा हूं ना, इस देश के हिंदू, इस देश का आम जनमानस सबसे निरीह है और बेचारा है। ठीक है पंकज जी, किया या नहीं किया अभी? जी बिल्कुल। और जिस तरीके से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और इसके अलावा तमाम और जो आरोपी थे वो बरी किए गए मालेगांव ब्लास्ट में। एक बार आपको बता दें कि मालेगांव ब्लास्ट तारीख थी 29 सितंबर 2008 और वो 2008 का दौर कांग्रेस सत्ता में थी और 26/11 भी उसी साल हुआ मुंबई में। तो मुंबई दहल रहा था। वो जो 90-96 का दौर था, उसके बाद 2007-8 में मुंबई के हालात ऐसे हो गए थे जैसे 90 के दौर में पहुंच गई थी मुंबई। और उसी वक्त भगवा आतंकवाद शब्द गढ़ने का पूरा प्रयास किया गया था। आखिरी सवाल मेरा ये कि जब कोर्ट ने ट्रेन ब्लास्ट के 19 मुस्लिम आरोपियों को बरी किया, तो इस देश ने कहा कि कोर्ट एकदम ठीक है, कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला सुनाया, मुस्लिमों पर अत्याचार होता था, कोर्ट ने उनको बरी कर दिया। बिल्कुल। लेकिन जब मालेगांव ब्लास्ट में 7 इन लोगों को छोड़ा गया, बरी किया गया, तो कहा गया कोर्ट ने ये कैसा फैसला कर दिया, कोर्ट तो खराब है, कोर्ट को ये नहीं करना चाहिए था। ये कौन लोग हैं? मैं बताऊं एक बात, इस देश में मुसलमानों पे सबसे ज्यादा अत्याचार, और ऑन मैं रिकॉर्ड बोल रहा हूं, सबसे ज्यादा अत्याचार कांग्रेस के शासनकाल में हुए हैं। आप मौत के आंकड़े, गिरफ्तारी के आंकड़े और उनको परेशान करने के आंकड़े देख लीजिए जाके। सीधा सवाल, ट्रेन ब्लास्ट के अगर आरोपियों को बरी किया गया तब खुशी मनाई गई, लेकिन मालेगांव ब्लास्ट के आरोपियों को बरी किया गया तो कोर्ट पर सवाल क्यों उठ गए? सीधा सा एक टिप्पणी चाहूंगा बस। ये किसी भी संस्था का सम्मान नहीं करते। आप कोर्ट बोल रहे हैं, एक संस्था का नाम ले लीजिए जिसके बारे में इन्होंने कहा कि वो अच्छी है। इस पूरे देश में कोई भी संस्था के बारे में इन्होंने बोला है? जब ये 70 साल तक ये राज करते रहे, विपक्षी दलों ने कभी नहीं कहा कि इस देश का चुनाव आयोग गलत है या कोर्ट गलत है या कोई भी संवैधानिक संस्था गलत है। लेकिन 10-11 साल में इन लोगों ने सारे के सारे पर सवाल उठा दिए
और लोगों के मन में कंफ्यूजन पैदा कर दिया कि सार पे सभी संस्थाओं पर कब्जा हो चुका है, अब तुम बस क्रांति करो। ठीक है पंकज जी, ये है फितरत। ठीक है पंकज जी, बाकी बने रहिए हमारे साथ और आपको एटीएस के पूर्व अफसर महबूब मुजावर का पूरा बयान सुना देते हैं, आपको तस्वीर और ज्यादा साफ हो जाएगी। और उनका बयान सुनने के बाद आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। बाकी बने रहिएगा हमारे साथ, देश और दुनिया की हर एक अपडेट आपको यहां पर मिलती रहेगी लगातार। नमस्कार। और इतने बड़े आदमी को लाने के लिए मेरे पे जवाबदारी डाले थे, तो मेरे झूठ करने की मेरी कैपेसिटी नहीं है। मेरे को धाड़सी बोल के लिए थे उन्होंने, धाड़स से काम करेंगे, ये बहुत टेरर है अमुक है, ऐसे इससे करे थे। तो मैंने जाके नागपुर में बहुत दिन तक रुका मैं, अच्छा, मगर वो काम नहीं किया मैं। क्यों आपके नहीं, वो झूठ काम है तो क्यों का सवाल ही नहीं आता, झूठा काम है। और ये कहीं तो भी अगर मैं लाता तो आज मेरी हालत क्या होती थी। मैं झूठ काम करता तो आज उससे बुरी हालत थी। मैं ये काम नहीं किया, इस वजह से मेरे पे झूठा गुना दाखिल हो गया एक, और उसके अंदर मेरे को अरेस्ट किया गया, अरेस्ट करके जेल में डाला गया। फिर मेरे पे चार्जशीट दाखिल हो गया। फिर मैं जितने मेरे पास एविडेंस थे और मेरा जो कहना है, मेरा एफिडेविट है, वो मैंने यहाँ के कोर्ट में पेश किया। मैं निर्दोष छूटा उसमें से। अभी निर्दोष छूट के 10 साल हो गए मेरे को। जब मैं निर्दोष छूटा तो वो डॉक्यूमेंट, जो भी रिकॉर्ड पे डॉक्यूमेंट है, वो पूरे डॉक्यूमेंट एनआई के कोर्ट में चले गए और वहां पे भी इसका ये जो वर्डिक्ट आया उसके अंदर ये डॉक्यूमेंट पेश किया गया था।